तो आज का हम लोग का दूसरा क्लास रहेगा। तो दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत पर आगमन, यानी यूरोप कंपनियां यानी यूरोप वासियाँ किस तरह से भारत देश में आए। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत पर आए थे। तो आप यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है यहाँ पर आया था वास्को डी गामा। तो आपको ये ध्यान में रहेगा और ध्यान में रखना है। आपने जो है ये चीज़ पहले पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जो है भारत की खोज की, वास्तव में भारत की खोज नहीं की थी, लेकिन समुद्री मार्ग से भारत की खोज यहाँ पे खोज करता है वास्को डी गामा। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग का कि किस तरह से कंपनियाँ जो है भारत में आया। पहली कौन सी कंपनियां भारत में आया, सब यूरोप का ही है। ये सब सारे जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सब कहाँ का है, ये सब सारा यूरोप का है। ये सब भारत में कैसे आया ये चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो यूरोप कंपनियां जो आई थी, पुर्तगाल की कंपनियां आई, उनके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ की कंपनी आई, फिर डच की कंपनी आई, तो डेनिश की कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी, फिर यहाँ पे स्वीडिश की कंपनी यहाँ पे आई। तो ये क्रम याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो कंपनियां आई थी भारत में यूरोप की, तो पुर्तगाली कंपनी, फिर अंग्रेज़ की कंपनी आई, फिर डच की कंपनियां आई, या फिर डेनिश की, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश की कंपनियां आई। चलिए तो बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। और सबसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। प्रथम पुर्तगाली, सबसे पहले जो यूरोप से अगर कोई आया था समुद्री मार्ग पर, समुद्री मार्ग से भारत पर, तो वो है वास्को डी गामा। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है भारत की खोज किसने की, समुद्री मार्ग से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा, क्योंकि सबसे पहले यही आया है भारत। यह कैसे आया, किसकी सहायता से आया, यहाँ पे देखिए गुजराती पथ प्रदर्शक का मतलब होता है जिसको रास्ते का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है कि किधर जाने से किधर जाता है, तो कहाँ जाने से किधर चल जाएंगे, ये सब सारे चीज़ का मतलब होता है यहाँ पे पथ प्रदर्शक। तो गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम है अब्दुल मनीत, ये भी नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि किस पथ प्रदर्शक के साथ जो है वास्को डी गामा भारत आया, तो अब्दुल मनीत की सहायता से आया। और टोटल यहाँ पे इसको 90 दिन आने में लगे, कहाँ, यूरोप से भारत में आने में। और यह जो पहुंचा, कब पहुंचा, 17 मई 1498 ईस्वी को यह भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पे पहुंचा, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट जो केरल में स्थित है, कालीकट पहुंचा। और यहाँ पे देखिए कालीकट, यहाँ बंदरगाह पे पहुंचा है ना, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ पर क्या हुआ, हिंदू शासक जो है जमोरिन, इसका भव्य स्वागत किया। वहाँ जो शासक था जिसका नाम क्या है, जमोरिन, इसका स्वागत किया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है पेड्रो अल्बरेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था, फिर से आया। वास्को डी गामा तो चल दिया, फिर से पेड्रो अल्बरेज कैब्राल जो है यहाँ पे दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को कहाँ आया, भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत पे आया। पहले 1498 ईस्वी में पहले पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया, फिर दूसरा बार कौन आया, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल आया। लेकिन पुनः फिर जो आया वास्को डी गामा वह 1502 ईस्वी में आता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत पर आया था। दूसरा पुर्तगाली यात्रा जो की थी वो पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। और पुनः फिर से कब आया वास्को डी गामा, पहले तो 1498 में आया, लेकिन पुनः फिर कब आया, तो 1502 ईस्वी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर जो है, वह प्रथम गवर्नर पुर्तगाल का गवर्नर था, जो 1505 ईस्वी में क्या हुआ, भारत आया था। यह गवर्नर जो रहा यूरोप में 1505 से 1509 यानी 4 वर्ष तक रहा। ये पहला गवर्नर है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कहाँ पे आया, भारत पर आया। उसने भारत में जो है शांत जल की नीति अपनाई, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
हिंद महासागर। इसने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया, यानी किसी का भी यहाँ पे जहाज नहीं चलेगा, कोई भी व्यापार करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। इस एरिया से होते हुए अगर किसी को जाना हो तो भाई हमको कर देना पड़ेगा, तभी वो इधर से जो है इस मार्ग से व्यापार कर सकता है भारत से। इसका यहाँ पे जो है ना मेन मुद्दा ये होता है कि शांत जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपने कब्जा कर लेना, ताकि कोई व्यापार और ना करे भारत से, सिर्फ हम यहाँ पे व्यापार करें, बस ये इसका यहाँ पे मतलब होता है। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया और उसने शांत जल नीति अपनाई यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि शांत जल नीति किसने अपनाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुर्क दूसरा गवर्नर बनकर आया। दूसरा गवर्नर कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क, लेकिन पहला गवर्नर यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुर्क, पहला हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये दूसरा बार यहाँ गवर्नर बनकर आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसने कोचीन पर अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन पर जो है वो अपना मुख्यालय बनाया, ऑफिस बनाया, फैक्ट्री बनाई, कहाँ पे, कोचीन में। तो यहाँ पे इसलिए इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाता है। कौन, दूसरा गवर्नर जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। गोवा कब छीना गया, 1510 ईस्वी में गोवा छीना। कौन छीना, तो दूसरा गवर्नर जो है वही छीना। किनसे छीना, तो यूसुफ आदिल शाह। ये कहाँ के शासक थे, बीजापुर के। अभी ये कर्नाटक में स्थित है ना, कर्नाटक में स्थित है ये बीजापुर। तो इन्हीं के यहाँ के जो शासक थे उनसे क्या किया भाई, तो गोवा छीन लिया। ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेगा कि गोवा जो है किन शासक से छीना गया, तो यूसुफ आदिल शाह से छीना गया। किस गवर्नर ने छीना, तो यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुर्क ने छीना। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो है महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। कौन, बुकर्क। कब किया, तो 1511 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में मंडी मलक्का पर नियंत्रण कौन कर लिया, यानी कब्जा कौन कर लिया, तो बुकर्क ने कर लिया था। कब किया था, तो 1511 ईस्वी में यह कब्जा कर लेता है। अगला यहाँ पे है 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उससे अधिकार कर लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर क्या कर लिया, तो अपना अधिकार कर लिया, यानी उसको अपने अंदर ले लिया। किसको, हरमुज को अपने कब्जा में, हरमुज को भी ले लेता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये खाड़ी, किसकी खाड़ी, तो फारस की खाड़ी में स्थित है। तो इनको क्या कर लिया ये भाई, तो इनको भी यहाँ पे कब्जा कर लेता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से कब्जा करते जाता है। भारत में ही आया था व्यापार के मुद्दे से, लेकिन ये भी ढेर सारे क्षेत्र को भी क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर, यहाँ पे अब तीसरा गवर्नर आ गया, नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह जो है वो गोवा को राजधानी बनाया। पहले तो दूसरा गवर्नर कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया है ना, फिर क्या किया, इसने चेंज कर दिया, यानी जो तीसरा गवर्नर जो आया नीनो डी कुन्हा, वो गोवा को अपना राजधानी बनाया। याद रखना है, पहले कोचीन था मुख्यालय, राजधानी जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो कोचीन में था, लेकिन दूसरा बार जो है वो गोवा इसकी राजधानी हो जाती है। ये तीसरा गवर्नर करता है नीनो डी कुन्हा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां जो है यहाँ पे बसाती है। आपको याद रखना है, कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां यहाँ पे बसा लेती है। मद्रास चेन्नई में है और हुगली पश्चिम बंगाल में, अभी के नक्शा के अकॉर्डिंग। तो वो दो बस्तियां जो है स्थापित कर लेता है। कौन कौन बस्तियां स्थापित करता है, तो एक मद्रास के निकट सेंथोम की नाम का, और बंगाल में हुगली में
पुर्तगाली बस्तियां जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित कर लेता है। अगला पॉइंट है 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार, फिर 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1534 में अधिकार करता है बेसिन को, लेकिन 1535 में करता है यहाँ पे द्वीप को अधिकार कर लेता है। अगला पॉइंट यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर जो है वो भारत आया। भारत जो है जेवियर जो आया था, किनके साथ आया था, तो मार्टिन डिसूजा, ये भी गवर्नर है, ये चौथा गवर्नर रहेगा यहाँ पे। ये जेवियर के साथ भारत पे आया। जेवियर एक संत था, प्रसिद्ध संत था, इन्होंने मार्टिन डिसूजा के साथ भारत में आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे है पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल लोग जो है समुद्र में जो है यानी प्रशांत महासागर जो है कब्जा किया था, उस प्रशांत महासागर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एस्तादो द इंडिया। यह नाम किसने दिया, तो यही पुर्तगाल लोगों ने दिया था। अगला पॉइंट यहाँ पे है भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट है भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। यानी भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में स्थापित हुआ, तो गोवा राज्य में स्थापित हुआ कब, तो 1556 ईस्वी में। कि कौन इसकी स्थापना की, कौन स्थापित किया, तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों ने ही गोवा पर स्थापित किया था 1556 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। याद रखना पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करता है। तो पहला फैक्ट्री कोचीन में स्थापित कर लेता है और दूसरा फैक्ट्री जो है कन्नूर में स्थापित कर लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियाँ जो है वो पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया, कहाँ पे स्थापित किया, तो कोचीन में, और दूसरा फैक्ट्री यहाँ पे कन्नूर में स्थापित करता है। कब किया पहला फैक्ट्री स्थापित, तो 1503 में, फिर 2 साल बाद यहाँ पे 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित करता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है तंबाकू की खेती से अवगत कराया किनको, भारतवासियों को किसने कराया, तो पुर्तगालियों ने कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर यहाँ पे सबसे अंत में गए। सबसे पहले कहाँ आया था, कोचीन यानी केरल में आया था, और सबसे लास्ट में छोड़ा है गोवा को। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, गोवा को नहीं छोड़ा, गोवा उनके कब्जे में ही था। लेकिन जब 1961 में जो है 56वें संविधान संशोधन हुआ, तो ये गोवा को छोड़ा और गोवा हम लोग का 25वां राज्य बना है। गोवा जो हम लोग का बना है, कौन सा राज्य है, 25वां नंबर में राज्य बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है यहाँ पे है डच। अब डच जो कंपनियाँ थी इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि डच सांसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1602 ईस्वी में की गई। और यह किसके द्वारा, तो डच सांसद द्वारा ही यहाँ पे स्थापित होता है। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि कर ले। तो भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन रहेगा, तो कॉर्नेलियन हाउटमैन। जैसे पुर्तगाली से सबसे पहले कौन आया भारत, तो वास्को डी गामा आया था। तो डच जो वासियाँ थे, सबसे पहले डच का पहला यात्री कौन आया, तो यहाँ पे याद रखना है कॉर्नेलियन हाउटमैन। ये पहला व्यक्ति था जो भारत आया था। कब आया, तो 1596 ईस्वी में आया। ये कहाँ आया, ये सुमित्रा पहुँचा। सुमित्रा पूर्वी जगत में यानी पूर्वी भारत में है, और वहाँ के राजा बांटम के साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया। अगला पॉइंट यहाँ को याद रखना है डच नौसेना नायक वादेरहेक ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में और दूसरा कारखाना कहाँ पे स्थापित कर लेता है, तो दूसरा कारखाना यह पेत्तोपोली में स्थापित कर लेता है। कहाँ पे, पेत्तोपोली में स्थापित कर लेता है। यानी डच लोग जो है सबसे पहले मसूलीपट्टम में अपना कारखाना, अपना कंपनी स्थापित किया, फिर पेत्तोपोली में इन्होंने दूसरा कारखाना स्थापित कर लेता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने। पुलिकट में कब स्थापित किया, तो 1610 ईस्वी में। सूरत में कब किया, तो 1616 ईस्वी में। करिकल में कब किया, तो 1645 में। चुनसुरा में कब किया, तो 1653 ईस्वी में। कोचीन में कब किया, तो 1663 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। देखिए वीडियो देखने के बाद जो है आप अपने बुक में पढ़िएगा, तो बुक को आपको बार बार रिवीजन भी करना है। बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तो उनको रिवीजन करना है। तो साथ साथ ये सब भी आपको याद होते रहेगा। बार बार वीडियो नहीं देखना है। एक बार वीडियो देख लिए, समझ गए हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो बस अब आपको जो है
वो पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है पुलिकट में डच कारखाने को गैलेरिया का किला कहते हैं। पुलिकट में डच कारखाने को गैलेरिया किला कहते हैं। और चिंसुरा हुगली में स्थापित है, चिंसुरा में डच किले को क्या कहते हैं? तो गुस्तावोस फोर्ट कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि चिंसुरा को क्या कहा जाता है? तो गुस्तावोस फोर्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री, बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। अगला पॉइंट है डचों ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया। डचों ने पुलिकट में, है ना, डच जो लोग थे वो पुलिकट में किस सिक्के, स्वर्ण सिक्के के पैगोडा का प्रचलन किया था। अगला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट है 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदराक के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। डच लोगों का गतिविधियां समाप्त कर दी अंग्रेजों ने। कब? 1759 ईस्वी में। तो अब जानते हैं अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज से जुड़ी बहुत सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है और वो सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए बारीकी बारीकी से हम लोग यहाँ पे अंग्रेज से जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। पहला फैक्ट यहाँ पे है, इंग्लैंड में मर्चेंट एंड वेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। यहाँ से आपको याद रखना है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। किसने की? तो इंग्लैंड में ही किया गया था। मर्चेंट एंड वेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने यहाँ पे इसकी स्थापना करता है। अगला है यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। महारानी एलिजाबेथ जो है, इंग्लैंड का जो रानी है, वह 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कहा कि इंग्लैंड से जो भी व्यापार करेंगे वो 15 वर्ष के लिए जो है भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, याद रखना है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, है ना, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कौन सा जहाज़ जो है इंग्लैंड से यानी अंग्रेजी जहाज़ भारत पर आया था। तो जहाज़ का नाम है हेक्टर। हेक्टर जहाज ही आया था लेकर कौन? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ पे याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस ने ही हेक्टर नामक जहाज से सूरत पर आया, है ना, और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुँचा। वहाँ उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खाकी उपाधि दी। जैसे कैप्टन हॉकिंस आया तो वह जहांगीर के दरबार में गया था, तभी शासन कौन कर रहा था? तो यही जहांगीर था, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने जो है फारसी भाषा में बात की। बहुत सारी भाषा में बात करता है कौन? ये कैप्टन हॉकिंस। इसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, फारसी, इंग्लिश, बंगाली, मतलब ढेर सारा भाषा आता था। तो इस खुशी में जो इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश तो जानता था इसलिए इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी, साथ साथ जो है 400 का मनसब। 400 का मनसब मतलब होता है एक प्रकार का, क्या होता है ये मनसब जो है मुगल शासन में बादशाह अकबर के समय दिया जाने वाला एक पद था, है ना, एक ओहदा था। तो राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके मनसब के अधिकार ही वेतन दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनको पैसा मिलता था। अगर एक मनसब है तो उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा उसको, अगर 2 का मनसब है तो उसके अकॉर्डिंग इनका कितना था, 400 के अकॉर्डिंग था। और 400 यहाँ 400 का मनसब था तो इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसा मिलेगा है। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में
अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। अंग्रेज जो था वो पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित करता है भाई, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। अगला है 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन ने सवाली में, कहाँ पे, सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। यानी पुर्तगाल के जो जहाज जो थे, जो व्यापार कर रहा था पुर्तगाल से भारत में के बीच, तो उनके जहाजी बेड़े को परास्त किया। कौन, कैप्टन मिडलटन। कब, तो 1611 ईस्वी में इन्होंने परास्त किया। अगला है यहाँ पे, जहाँ अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। भारत की क्या है, दूसरी कंपनी है, सूरत में जो स्थापित किया था, क्योंकि भारत की पहली प्रथम फैक्ट्री कोठी कौन सा है, मसूलीपट्टनम है, तो भारत की दूसरी फैक्ट्री कौन सा हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, लेकिन पश्चिमी भारत की पहली है, यानी पश्चिमी भारत में पहली बार कोई कोठी यहाँ पे नहीं लगाया जाता है ना, पश्चिमी भारत में यहाँ पे पहली हो जाएगा और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या दिया, सुनहरा फरमान जारी। तो सुनहरा फरमान जारी किया कौन, गोलकुंडा के सुल्तान। अंग्रेजों को कहा कि आप जो है यहाँ पे भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई चीज़ की दिक्कत आपको नहीं होगा, हम आपको जगह भी देंगे फैक्ट्री लगाने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सुनहरा फरमान जारी किया कौन, गोलकुंडा के सुल्तान। कब किया, 1632 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, अंग्रेजी ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। अंग्रेजी ने पूर्वी तट पर, है ना, पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर में और हरिहरपुरा में स्थापित किया। बालासोर जो है वह उड़ीसा में पड़ता है, ये हरिहरपुर जो है यूपी में पड़ता है। ये पूर्वी तट का है, भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थापित करता है फैक्ट्रियाँ, ठीक है। धीरे धीरे ये सभी क्षेत्र में जो है फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर देता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पे है, अगला पॉइंट है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला है। यह किला जो है अभी भी चेन्नई में स्थित है। देखिए यहाँ पे 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है, एक किला है। किसने स्थापना की, तो फ्रांसिस डे, इस किला को स्थापित किया है फ्रांसिस डे, है ना। ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे है 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया, ये भी ध्यान में रखना है, हुगली में स्थापित किया 1651 ईस्वी में। कौन किया, तो ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, है ना, किसकी राजकुमारी है भाई, ये पुर्तगालियों की राजकुमारी थी। कौन, कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा। और विवाह किनके साथ हुआ, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ और दहेज के रूप में जो है पूरी बम्बई को दे दिया। बम्बई तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, है ना, इसको क्या किया, दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। क्यों दिया, क्योंकि इनका शादी हो गया था कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का इनके साथ। ये घटना कब हुआ, तो 1661 ईस्वी में यह चीज़ होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप, जितना बम्बई का एरिया है, अभी तो मुंबई इसका नाम है, बम्बई का जितना बड़ा एरिया था जो बम्बई का, उन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को
दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। वह जो है वो जो क्षेत्र जो था वो उसको एक भाड़े के रूप में दे दिया, है ना, किराए के रूप में दे दिया। कितना किराया दे रहा था? तो 10 पाउंड 1 साल का देता था, 10 पाउंड 1 साल का देता था। तो 1 पाउंड जो बराबर होता है हम लोग का भारतीय रुपया में, तो वो होता है 100.82, यानी 100 रुपया और 82 पैसा। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? लगभग 1100 रुपया हो जाएगा ना, लगभग जो है इंडिया की बात करें, इंडिया भारतीय रुपया की बात करें, लगभग यहाँ पे 1100 के आसपास होता है। 1100 के आसपास जो है वार्षिक दर पे इसको दे दिया। किसको? अंग्रेज लोग को दे दिया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे है 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। सूरत के स्थान पर बम्बई जो है अंग्रेजों की क्या बन गई? मुख्य व्यापारिक बस्तियां बन गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजैन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह मुंबई शहर का संस्थापक था, है ना। बम्बई शहर का कौन संस्थापक था? जेराल्ड ऑंगियर। यह सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। ये भी ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है यहाँ पे, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। इसे क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। बंगाल का जो सूबेदार शाह शुजा था, इन्होंने अंग्रेज को व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया कि आप जो है बंगाल के क्षेत्र से व्यापार कर सकते हैं। ये कब दिया? तो ये 1651 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान जब बंगाल का सूबेदार कौन बना? अजीम उस शान बना जब 1698 ईस्वी में, तो उन्होंने अंग्रेजों को 3 बस्तियां सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। अंग्रेज को दे दिया ये 3 बस्तियां, है ना, सुल्तानाती, कलिकाता, गोविंदपुर की ज़मीन जो है, गांव का ज़मीन जो है, किनको दे दिया? अंग्रेज को दे दिया। जिसे बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपया देने पड़े थे। गांव का जो मालिक जो था, ज़मीन का जो मालिक था, तो उनको तो रुपया देना पड़ेगा। तो उनको रुपया जो दिया था 1200 रुपया दिया था। ठीक है, जब चारनाक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये जो 3 बस्तियाँ जो दिया था, वो 3 बस्तियाँ जो है आधुनिक में क्या है? कलकत्ता, जिसको हम लोग कोलकाता भी बोलते हैं ना। इन तीनों बस्तियाँ मिलाकर कलकत्ता बना, यानी कोलकाता बना, तथा वहाँ पे फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना? सर चार्ल्स आयर। निर्माण किसका किया था? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये फोर्ट विलियम जो है एक प्रकार का किला था, है ना। ये क्या है? किला है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका जो है प्रेसिडेंट जो है सर चार्ल्स आयर था। अगला पॉइंट है, 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। अगला यहाँ पे जान लेते हैं, यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्रियाँ पुर्तगाली सबसे पहले आया था, है ना। और यह जो है कोचीन यानी केरल में पहली फैक्ट्रियाँ 1503 ईस्वी में स्थापित किया। डच की कंपनियां सबसे पहले मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में किया था। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, 1605 ईस्वी में स्थापित किया। ये आपको याद रखना है। अंग्रेज जो है वो अभी मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित करता है। डेनिस ट्रावनकोर जो तंजौर में है वो 1620 ईस्वी में स्थापित किया। फ्रांसीसी जो है पहली फैक्ट्रियाँ सूरत में लगाई, और यह गुजरात में है जो 1668 ईस्वी में स्थापित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी से जुड़ी, यानी फ्रांस से जो है लोग कैसे आए भारत पे, वो भी सारे फैक्ट भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहला यहाँ फैक्ट है, फ्रांस के सम्राट लुई, कितना हो जाएगा, लुई 14 के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, तो अंग्रेज लोग आया था तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं इसको, है ना। तो फ्रांस से आया है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रहेगा। तो
तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1664 ईस्वी में हुई, है ना, जिसे कंपनी देश इंडदसे ओरिएंटलेस भी कहा जाता है, इसका नाम है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये स्थापना कौन किया? कॉलबर्ट, है ना, कॉलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला है फ्रैंको केरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ये तो आपको पहले ही पता चल चुका है। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। दूसरी कहाँ पे हुआ? मसूलीपट्टनम में हुआ। पहला फैक्ट्री इसका सूरत है और दूसरी कहाँ पे है? मसूलीपट्टनम में। अगला फैक्ट है यहाँ पे 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। किनसे प्राप्त किया भाई? तो मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया। कौन? फ्रांसिस मार्टिन ने। यही पुदुचेरी आगे चल के क्या नाम से जाना गया? पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अगला है यहाँ डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को दे दिया। फ्रांसीसी के कब्जे में था ये पुडुचेरी यानी पांडिचेरी। इनको न डच लोग जो है छीन लेता है, तो रिजविक की संधि के बाद फिर जो है पांडिचेरी को पुनः दे दिया डच लोग फ्रांसीसी को। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट है बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। बंगाल में जो मुख्य फैक्ट्री था वो कहाँ पे था? चंद्रनगर में थी, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकाल पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी जो थे वो 1721 ईस्वी में मॉरिशस और 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही को तथा 1739 ईस्वी में करिकाल पर क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लेता है। अगला यहाँ पे जान लेते हैं 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना, है ना। 1742 ईस्वी में डुप्ले जो है गवर्नर बना। वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। भारत में जो है वो फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। कौन? डुप्ले। यह गवर्नर कब बना? यह गवर्नर जो है 1742 ईस्वी में गवर्नर बना। कौन? डुप्ले। डुप्ले का पूरा नाम है जोसेफ फ्रैक्टवाय डुप्ले। जोसेफ फ्रैक्टवाय डुप्ले, ये ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट है यहाँ पे है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक वाली क्षेत्र में कितना युद्ध होता है टोटल? तो टोटल यहाँ पे 3 युद्ध हुआ। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ भाई? तो कर्नाटक में हुआ। अगला फैक्ट है 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व जो है भारत से समाप्त हो गया। यानी जब फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ, एक युद्ध का नाम है वांडीवास। वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसी सेना जो है पराजित हुआ और उसका वर्चस्व जो है भारत में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त कौन कर देता है? अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी सेना। इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कौन? जनरल आयरकूट। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। वो 3 बार जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच कर्नाटक के क्षेत्र में, तो उस युद्ध को जान लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक। इसमें संधि करके ये सब युद्ध को रोका गया। संधि किसका किसका हुआ? तो ए ला साफेल की संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुआ, पेरिस की संधि इसमें हो जाता है। परिणाम क्या होता है? फ्रांसीसी विजय हुए, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। इसमें वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक के रूप में पराजित हो जाता है। इस तरह से फ्रांसीसी को भी खदेड़ देता है कौन? अंग्रेज लोग खदेड़ देता है और वह जो है अपना एक बड़ा साम्राज्य तैयार कर लेता है अंग्रेज लोग। तो इस तरह से जो है
यहाँ पे ये चीज़ आपका ख़त्म हो गया। ये था दूसरी क्लास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।